चलिए हम जो है अलाउंसेस पार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे इन केस ऑफ सैलरी। तो हमने अभी तक डिस्कस किया था हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस बेसिकली आपको दिया जाता है, जो रेंट पे करता है एम्प्लॉय उसको कंपनसेट करने के लिए। और हमने देखा हाउस रेंट अलाउंस के केस में सेक्शन 10 क्लोज 13A के तहत कुछ एग्जम्पशन आपको दी जाती है, और जो बैलेंस पोर्शन है वो आपका टैक्सेबल रहता है इनकम अंडर द हेड सैलरी। पर हमने देखा था कि जो एग्जम्पशन कैलकुलेट की जाती है उसके लिए आपको बेसिकली 3 कैलकुलेशंस करनी होती है। पहली कैलकुलेशन एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव, सेकंड कैलकुलेशन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, और तीसरी कैलकुलेशन 50% ऑफ द सैलरी इन केस अकोमोडेशन इज इन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, अदरवाइज एट एनी अदर प्लेस। जो कैलकुलेशन होगी वो होगी 40% ऑफ द सैलरी। और इन तीनों ही कैलकुलेशंस में जो अमाउंट आएगी उसका जो भी लोवेस्ट होगा वो आपको एग्जम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 10 क्लोज 13A। सैलरी के रिगार्डिंग कहा गया कि जो सैलरी है वो इंक्लूड करेगी डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और जो भी परक्विजिट्स वैल्यू होंगी, जो भी अलाउंसेस वैल्यू होंगी वो इंक्लूड्स नहीं होंगी। बोनस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो कमीशन होगा फिक्स परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर, जो टर्नओवर का फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन होगा वही इंक्लूड किया जाएगा। एनी अदर कमीशन जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये जो सैलरी आएगी इसका 50% या फिर 40% जो है कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम बात करेंगे स्पेशल अलाउंसेस की। तो स्पेशल अलाउंसेस वो अलाउंसेस हैं जिन पर सेक्शन 10 क्लोज 14 के तहत एग्जम्पशन दी जाती है, और ये जो है बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। ऑफिशियल अलाउंसेस, वो अलाउंसेस जो बेसिकली आपको जो आपकी ऑफिस ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं वो, और दूसरा पर्सनल अलाउंसेस, कुछ आपको जो है आपके पर्सनल एक्सपेंसेस जो आप इनकर करते हैं उनको मीट आउट करने के लिए आपको कुछ पर्सनल अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो दोनों ही केसेस में हम देखेंगे उनकी टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी। तो यहां पर स्पेशल अलाउंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑफिशियल अलाउंसेस और पर्सनल अलाउंसेस। जो ऑफिशियल अलाउंसेस है उनका ट्रीटमेंट दिया गया है सेक्शन 10 क्लोज 14 सब क्लोज 1 के अंदर। तो सेक्शन 10 के अंदर मैंने आपको बताया था एग्जम्पशंस के बारे में बात की गई है। तो दैट मींस यहां पर भी जो सेक्शन 10 क्लोज 14 सब क्लोज 1 है वो हमें बताएगा कि ऑफिशियल अलाउंसेस की केस में आपको कितनी एग्जम्पशन मिलेगी। उसी तरह जो पर्सनल अलाउंसेस होंगे उनके बारे में एग्जम्पशन बताई गई सेक्शन 10 क्लोज 14 सब क्लोज 2 के अंदर। तो दोनों तरह के ही अलाउंसेस को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, जो ऑफिशियल अलाउंसेस है वो बेसिकली आपकी जो ऑफिस ड्यूटीज है उनको परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, जबकि जो पर्सनल अलाउंसेस है वो आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, जो एम्प्लॉइज के पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट आउट करने के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है। तो सेक्शन 10 क्लोज 14 सब क्लोज 1 के अंदर बताया गया ऑफिशियल अलाउंसेस के बारे में, एनी सच स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट specifically granted to meet expenses wholly, necessarily, and exclusively incurred in the performance of the duties of an office or employment of profits। तो बेसिकली वे अलाउंसेस जो आपको ऑफिस ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं, जो होली मींस 100% रिलेटेड टू ऑफिस ड्यूटीज होते हैं। दैट मींस आपको अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, जो अमाउंट दी जाती है, वो आपकी ऑफिशियल अलाउंसेस कहलाएगी। यहां पर कहा गया नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ ए परक्विजिट विद इन मीनिंग ऑफ क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 17। सेक्शन 17 क्लोज 2 के अंदर हम देखेंगे बात की गई है परक्विजिट्स के बारे में। तो कोई ऐसा बेनिफिट जो परक्विजिट्स के अंदर कवर होगा, जो परक्विजिट्स माना जाएगा अंडर सेक्शन 17 क्लोज 2 के तहत, वो ऑफिशियल अलाउंस नहीं माना जाएगा। तो दैट मींस वो बेनिफिट्स जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2
के अंदर कवर किए गए हैं उनको छोड़कर बाकी जो स्पेशल अलाउंस, बाकी जो बेनिफिट्स आपको दिए गए हैं ऑफिस ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, वो क्या कहलाएंगे? ऑफिशियल अलाउंसेस। और ये कहां तक एग्जम्प्ट होंगे? ये एग्जम्प्ट होंगे टू द एक्सटेंट टू विच सच एक्सपेंसेस आर एक्चुअली इनकर्ड फॉर दैट पर्पस। तो दैट मीन्स जितना आपको ऑफिशियल अलाउंस मिलेगा उसमें से आप जितना खर्च कर देंगे ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, वो आपका एग्जम्प्ट रहेगा और बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल होगी इन द हेड सैलरी। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर एक्स को ऑफिशियल अलाउंस मिला कितना, लेट्स से 10,000, और उसमें से उसने 6,000 रुपीज जो है एक्सपेंसेस इनकर किए फॉर परफॉर्मिंग ऑफिस ड्यूटीज। तो बैलेंस जो रह गया 4,000 वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो अब बात आई कि कौन कौन से अलाउंसेस ऑफिशियल अलाउंसेस के अंदर कवर होंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो आपको सेक्शन 10 क्लोज 14 सब क्लोज 1 के अंदर जो अलाउंसेस कवर होंगे वो बताए गए हैं। रूल 2BB सब रूल 1 के अंदर सेक्शन 10 क्लोज 14 सब क्लोज 1 के अंदर जो ऑफिशियल अलाउंसेस बताए गए हैं उनके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से अलाउंसेस होंगे जो ऑफिशियल अलाउंसेस माने जाएंगे। तो यहां पर पहले कहा गया एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर ऑन ट्रांसफर। तो अगर इंप्लॉई ऑफिस पर्पस के लिए ट्रेवल कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह वो गया है, एक शहर से दूसरे शहर में वो गया है, और उस ट्रेवलिंग के लिए जो कॉस्ट, जो पैसा वो खर्च करेगा, उस खर्च करने के लिए अगर कोई अलाउंस दिया गया है तो वो अलाउंस क्या माना जाएगा? ऑफिशियल अलाउंस माना जाएगा। तो ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर कोई टूर है और उस टूर को जो है आप खर्च कर रहे हैं उस टूर पर ट्रेवलिंग के लिए, उसके लिए जो अलाउंस आपको दिया जाएगा वो ऑफिशियल अलाउंस माना जाएगा। इसी तरह एम्प्लॉय का ट्रांसफर किया गया है, एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर किया गया है, और उस ट्रांसफर के रिगार्डिंग जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस होंगे उनको मीट आउट करने के लिए अगर कोई अलाउंस दिया गया है वो क्या कहलाएगा? ऑफिशियल अलाउंस कहलाएगा। और मान लीजिए अलाउंस दिया गया 1,000 रुपए का और उसमें से खर्च किए गए मान लीजिए 800 रुपीज, तो यहां पर जो 200 रुपीज का बैलेंस होगा वो टैक्सेबल रहेगा, और 800 रुपीज जो खर्च किए गए, जो एक्सपेंसेस इनकर किए गए टुवर्ड्स ऑफिशियल ड्यूटीज, तो वो जो है आपकी एग्जम्प्ट रहेंगी, और बैलेंस 200 रुपीज जो है वो आपके टैक्सेबल रहेंगे। उसी तरह एनी अलाउंस वेदर ग्रांटेड ऑन टूर or for the period of journey in connection with transfer to meet the ordinary daily charges incurred by an employee on account of absence from his normal place of duties। तो पहले पॉइंट में जो बात की गई वो बात की गई रिगार्डिंग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, जो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल है। अगर किसी टूर के रिगार्डिंग ट्रेवल कॉस्ट है या किसी ट्रांसफर की वजह से आप ट्रेवल कर रहे हैं उसका कोई एक्सपेंस है, उसकी कोई कॉस्ट है। और दूसरे पॉइंट में बात की गई, पॉइंट नंबर बी में, कि जब टूर पर या फिर ट्रेवलिंग जो आप ट्रांसफर के रिगार्डिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में जब आप टूर पर जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पर आपका ट्रांसफर किया जाता है तो वहां पर कुछ डेली एक्सपेंसेस को इनकर करने के लिए आपको कुछ समय के लिए डेली अलाउंस दिया जाता है। तो ऐसे में वो जो डेली अलाउंस है, जितना आप ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च करेंगे उतना आपका एग्जम्प्ट रहेगा। तो मान लीजिए 800 रुपीज पर डे जो है आपको दिया जाता है डेली अलाउंस के नाम पर, टू मीट दी एक्सपेंसेस, डेली चार्जेस इन रिलेशन टू टूर और ट्रांसफर। तो यहां पर अगर मान लीजिए आप जो है उसमें से 500 रुपीज एक्सपेंसेस इनकर कर देते हैं टुवर्ड्स योर ड्यूटीज, और 300 रुपीज पर डे का जो बैलेंस है वो आपका क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एनी अलाउंस वेदर ग्रांटेड ऑन टूर और फॉर ए पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। तो ट्रांसफर के रिगार्डिंग जो आपकी जर्नी है उसके लिए आपको डेली एक्सपेंसेस इनकर करने के लिए अगर कोई अलाउंस दिया जा रहा है तो ऐसे में वो जितना आप खर्च करेंगे उतना आपका एग्जम्प्ट रहेगा, बैलेंस पोर्शन टैक्सेबल रहेगा।
मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर ए में ट्रेवलिंग कॉस्ट के रिगार्डिंग आपको अलाउंस दिया गया है, और पॉइंट नंबर बी में डेली एक्सपेंसेस इनकर करने के लिए जो है आपको अलाउंस दिया गया है। और दोनों में ही जो पर्पज होना चाहिए, या तो ऑफिशियल पर्पज के लिए टूर होना चाहिए, या फिर एम्प्लॉय का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया है, इस पर्पज के लिए वो अलाउंस दिया गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर सी में कहा गया एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर incurred on conveyance in performance of duties of an office or employment of profit, provided that free conveyance is not provided by the employer। तो आप मान लीजिए जॉब करते हैं, जो एम्प्लॉय है उसको ऑफिस पर्पज के लिए बहुत सारी जगह पर जाना पड़ता है। मान लीजिए मैं एक प्रोफेशनल हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं, और ऐसे में मुझे कंपनी के जो लीगल केसेस होते हैं उनके लिए जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जाना होता है, बहुत सारे एडवोकेट्स के पास जाना होता है, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाना होता है। तो ऐसे में जो जाने के लिए मुझे खर्चा करना होता है, जो कन्वेंस चार्जेस मैं बियर करता हूं, इसके रिगार्डिंग अगर मुझे कोई अलाउंस दिया जाता है तो जितना मैं कन्वेंस के लिए खर्च करूंगा उतना एग्जम्प्ट रहेगा, और जो बैलेंस पार्ट है वो टैक्सेबल रहेगा। तो एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कन्वेंस। और अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने आपको कोई व्हीकल दे रखा है, कोई कन्वेंस आपको दे रखा है, तो ऐसे में यह जो कन्वेंस अलाउंस है जो आपको मिला है, यह फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है टू मीट द एक्सपेंडिचर जो है रिगार्डिंग ऑफिशियल ड्यूटीज, तो इन दैट सिचुएशन जो है जितना आप एक्सपेंसेस इनकर करेंगे वो आपका एग्जम्प्ट रहेगा, बैलेंस पोर्शन टैक्सेबल रहेगा। तो मान लीजिए मुझे कन्वेंस अलाउंस के नाम पर जो है 1200 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं, उसमें से मेरा जो है 750 रुपीज एक्सपेंसेस इनकर हो जाते हैं, तो 450 रुपीज जो है वो मेरे टैक्सेबल रहेंगे। तो सर अब ये कैसे पता चलेगा कि इतने एक्सपेंसेस आपने इनकर कर दिए हैं, ये कैसे पता चलेगा कि इतना पोर्शन आपका एग्जम्प्ट होना चाहिए? तो जो एक्सपेंसेस आप इनकर करेंगे उनके प्रूफ्स, उनके डॉक्यूमेंट्स आप एम्प्लॉयर को सबमिट करेंगे, और तभी वो जो है जितना अलाउंस आपको दिया गया है उसमें से जितना आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, जो आपने एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर किए हैं वो लेस करेंगे, और बैलेंस अगर कुछ होगा तो वो आपका अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल रहेगा। इसी तरह मान लीजिए आपको एज एन एम्प्लॉय कोई असिस्टेंट दिया गया है, ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए आपको एक हेल्पर दिया गया है, एक असिस्टेंट दिया गया है, और उस हेल्पर के रिगार्डिंग जो एक्सपेंसेस है उनको मीट आउट करने के लिए आपको जो है अलाउंस दिया जाता है। तो ऐसे में जितना आप एक्सपेंस इनकर करेंगे वो एग्जम्प्ट रहेगा, बैलेंस पोर्शन टैक्सेबल रहेगा। तो एनी हेल्पर अलाउंस जो आपको दिया जाता है, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ए हेल्पर where such helper engaged for the performance of the duties of an office or employment of profit। तो बेसिकली जो ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए आपको एक हेल्पर दिया गया है और उसके रिगार्डिंग जो एक्सपेंसेस आपको इनकर करने होते हैं उसके लिए आपको अलाउंसेस दिया जा रहा है, तो जितना आप खर्चा करेंगे उतना एग्जम्प्ट रहेगा, बैलेंस पोर्शन जो होगा वो आपका टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद एनी अलाउंस ग्रांटेड फॉर इंक्रीजिंग द एकेडमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग परस्यूट्स एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली जिस बिजनेस के अंदर है आप जो जॉब करते हैं एज एन एम्प्लॉई, उस बिजनेस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई एकेडमिक नॉलेज, कोई रिसर्च एंड ट्रेनिंग या कोई अदर इंस्टीट्यूट्स के अंदर ट्रेनिंग दिलाई जाती है, तो ऐसे में उसके लिए आपको कोई अलाउंस मिलता है, तो वो जो आप एक्सपेंसेस इनकर करेंगे वो आपका एग्जम्प्ट रहेगा, बैलेंस पोर्शन जो है आपका टैक्सेबल रहेगा। Any allowance granted to meet the expenditure incurred on the purchase or maintenance of uniform for wearing duty during the performance of duties। तो मान लीजिए आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं एज एन एम्प्लॉय, वहां पर कोई ड्रेस कोड है, आपको एक पर्टिकुलर ड्रेस जो है वो पहननी होती है जब आप अपनी ऑफिस ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, और उसके रिगार्डिंग आपको मान लीजिए जो है यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता है। तो आप जितना एक्सपेंस इनकर करेंगे टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म्स और मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म्स वो आपका एग्जम्प्ट रहेगा, बैलेंस पोर्शन आपका टैक्सेबल रहेगा। तो ये बेसिकली अलाउंसेस बताए गए जो ऑफिशियल अलाउंसेस के अंडर कवर होंगे। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपको कोई टूर अलाउंस दिया जा रहा है, ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जा रहा है, या फिर आपको कोई डेली अलाउंस दिया जा रहा है, या फिर आपको कोई कन्वेंस अलाउंस दिया जा रहा है, आपको कोई हेल्पर अलाउंस दिया जा रहा है, आपको कोई रिसर्च या फिर एजुकेशन अलाउंस दिया जा रहा है,
या फिर आपको कोई यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जा रहा है। तो ये जितने भी अलाउंसेस है ये बेसिकली आपको आपकी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए दिए जा रहे हैं, इसमें आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। दैट मीन्स ये जितने भी अलाउंसेस हैं ये ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको दिए जा रहे हैं, ऑफिशियल जो ड्यूटीज है आपकी उनको परफॉर्म करने के लिए दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये अलाउंसेस अगर आपको मिलते हैं, किसी भी नाम से मिले, बेसिकली आपको पर्पस देखना है। मैंने आपको बताया नाम कुछ भी हो सकते हैं, टूर अलाउंस हो सकता है, ट्रेवलिंग अलाउंस हो सकता है, या फिर डेली अलाउंस हो सकता है, कन्वेंस अलाउंस हो सकता है, यूनिफॉर्म अलाउंस हो सकता है, एजुकेशन अलाउंस हो सकता है, हेल्पर अलाउंस हो सकता है। तो नाम चाहे कोई भी हो, लेकिन जिस पर्पस के लिए दिए गए हैं, अगर वो पर्पस ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए है, तो ऐसे में जितने एक्सपेंसेस आप इनकर करेंगे वो आपके एग्जम्प्ट रहेंगे, बैलेंस पोर्शन जो है टैक्सेबल रहेगा। और जो एग्जम्पशंस आपको लेनी है उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे टू दी एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को वो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जो यह बताएंगे कि आपने उन अलाउंसेस में से कितना खर्च किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो आपके आते हैं पर्सनल अलाउंसेस। तो पर्सनल अलाउंसेस को जो है रूल 2BB के अंदर ही बताया गया है, और रूल 2BB1 के अंदर बताया गया सेक्शन 10 क्लोज 14 सब क्लोज 2 के अंदर हमने देखा था पर्सनल अलाउंस की बात की गई है। तो पर्सनल अलाउंसेस हम देखेंगे, ये बेसिकली जो दिए जाते हैं ये दिए जाते हैं टू मीट दी पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय के जो पर्सनल एक्सपेंस होते हैं जिनका ऑफिस से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको मीट आउट करने के लिए जब अलाउंस दिए जाते हैं तो वो पर्सनल अलाउंस कहलाते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे जो पर्सनल अलाउंस है उनमें से कुछ अलाउंसेस यहां पर बताए गए हैं जिनमें आपको कुछ एग्जेम्पशन मिलेगी। और अगर मान लीजिए कोई पर्सनल अलाउंस यहां पर नहीं बताया गया है, वो अगर आपको मिलता है तो वो क्या रहेगा, फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। तो दैट मींस पर्सनल अलाउंसेस अगर किसी भी इंप्लॉय को मिलते हैं तो वो क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि क्या वो सेक्शन 10 क्लोज 14 सब क्लोज 2 के अंदर दिए गए अलाउंसेस में से अलाउंस है। तो अगर उसमें से कोई अलाउंस है तो यहां पर कुछ छूट दी गई है, वो छूट वो ले सकता है। लेकिन इनके अलावा अगर और कोई अलाउंस है तो वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। तो फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लोज 2 द प्रिस्क्राइब्ड अलाउंसेस, प्रिस्क्राइब्ड मीन जो यहां पर बताए गए हैं, यहां पर जो बताए गए हैं उनके रिगार्डिंग आप छूट ले सकते हैं। इनके अलावा अगर और कोई अलाउंस है वो आपका फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। बाय व्हाटएवर नेम कोल्ड एंड द एक्सटेंट देयरऑफ शैल बी द फॉलोइंग। तो कौन कौन से अलाउंसेस यहां पर बताए गए, अगर किसी इंप्लॉय को मिलता है स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, तो स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस जो नंबर 1 पर बताया गया, बेसिकली इंडिया के अंदर जो हिली एरियाज होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो इंप्लॉयज अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, वहां पर उन एरियाज के अंदर ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए उनको अलाउंस दिया जाता है स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस। अगर स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस दिया गया है तो ऐसे में वहां पर जो छूट मिलेगी वो मिलेगी 300 रुपीज पर मंथ से लेकर 800 रुपीज पर मंथ तक। अब कौन सी छूट मिलेगी, 300 रुपए महीना, 700 रुपए महीना या फिर 800 रुपए महीना, इसके लिए आपको देखना होगा वो जो एम्प्लॉय है वो कौन से एरिया के अंदर जो है एम्प्लॉयड है, कौन से एरिया के अंदर वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर 3 कैटेगरीज बनाई गई है और इन 3 कैटेगरीज में अलग अलग जो है एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है। पहली कैटेगरी के अंदर है 800 रुपीज पर मंथ एग्जम्पशन, दूसरी कैटेगरी के अंदर है 700 रुपीज पर मंथ की एग्जम्पशन, तीसरी कैटेगरी के अंदर है 300 रुपीज पर मंथ की एग्जम्पशन। तो बेसिकली आपको चेक करना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं अगर आपको स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है। इसके अलावा इसको हाई एटीट्यूड अलाउंस के नाम से भी जाना जाता है, अनकंजेनियल क्लाइमेट अलाउंस के नाम से भी जाना जाता है, और स्नो बाउंड एरिया अलाउंस और एवलेंस अलाउंस के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग नाम बताए गए हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी अलाउंस मिलता है तो बेसिकली आपको देखना होगा आप कौन से स्पेसिफाइड प्लेस के अंदर एम्प्लॉयड है और वहां के अकॉर्डिंग जो एग्जम्पशन लिमिट है वो आप अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब मान लीजिए मिस्टर एक्स है,
अब मिस्टर एक्स को जो स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है वो मिलता है 2,000 रुपीज पर मंथ। मिस्टर एक्स को जो स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, मान लीजिए वो मिलता है 1,500 रुपीज पर मंथ, और इसमें से मान लीजिए वो कैटेगरी 1 एरिया जो है आपका, इस एरिया के अंदर वो एम्प्लॉयड है, तो ऐसे में यहां पर 800 रुपीज पर मंथ की जो है छूट मिलती है। तो इसका मतलब 700 रुपीज पर मंथ क्या होगा, टैक्सेबल होगा, जो आपका सैलरी हेड में इंक्लूड किया जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है, जो पर्सनल अलाउंसेस के रिगार्डिंग जो एग्जम्पशन आपको दी गई है, वो एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए आपको कोई भी एक्सपेंसेस इनकर करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मिस्टर एक्स को जो 1,500 रुपए पर मंथ मिलते हैं, वो कोई भी एक्सपेंसेस इनकर नहीं करते हैं, पूरी की पूरी अमाउंट वो बचा लेते हैं। तो ऐसे में तब भी उनको 800 रुपीज पर मंथ की छूट मिलेगी। जो टैक्सेबल पोर्शन होगा वो 700 रुपीज पर मंथ होगा। तो इसका मतलब पर्सनल अलाउंसेस के रिगार्डिंग जो एग्जम्पशन मिलती है, उसके लिए एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर करने की जरूरत नहीं है। जबकि जो ऑफिशियल अलाउंसेस है, वहां पर आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर करने होंगे, तभी आपको एग्जम्पशन मिलती है। तो अब बात आई कि स्पेसिफाइड प्लेसेस कौन से हैं। इसके लिए आपको रूल 2BB ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। वहां पर जो है आप देख सकते हैं कि कैटेगरी 1 के अंदर कौन से एरियाज बताए गए, कैटेगरी 2 के अंदर कौन से एरियाज बताए गए, कैटेगरी 3 के अंदर कौन से एरियाज बताए गए। उन एरियाज में से भी जिस एरिया के अंदर आप एम्प्लॉयड है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है एग्जम्पशन ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा बताया गया, स्पेशल कंपनसेटरी अलावेंस इन द नेचर ऑफ बॉर्डर एरिया। जो पहला बताया गया था वो बताया गया था हिली एरियाज, जबकि जो दूसरा बताया गया है जो बॉर्डर एरियाज, तो जहां पर इंडिया के बॉर्डर, मान लीजिए नेपाल इंडिया का जो बॉर्डर है, चाइना इंडिया का जो बॉर्डर है, पाकिस्तान इंडिया का जो बॉर्डर है, इन पर जो एम्प्लॉयड है उनको जो दिया जाता है स्पेशल कंपनसेटरी अलावेंस। तो ये जो स्पेशल कंपनसेटरी अलावेंस है, इसको जो है रिमोट लोकेलिटी अलावेंस, डिफिकल्ट एरिया अलावेंस और डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया अलावेंस, कई नामों से जाना जाता है। यहां पर भी आपको अलग अलग कैटेगरीज दी गई है एरिया वाइज, और उस एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग एग्जम्पशंस आपको दी गई है। तो बेसिकली आपको देखना होगा जो एम्प्लॉय है वो किस एरिया के अंदर एम्प्लॉयड है और वहां पर कितनी एग्जम्पशन लिमिट दी गई है। तो मान लीजिए जो एम्प्लॉय है वो 3rd कैटेगरी जो एरियाज की है उसके अंदर एम्प्लॉयड है, और यहां पर उसको 2,000 रुपए पर मंथ का जो है अलावेंस दिया जाता है, स्पेशल कंपनसेटरी अलावेंस इन द नेचर ऑफ बॉर्डर एरिया। तो ऐसे में यहां पर जो छूट मिलेगी 1,050 रुपए पर मंथ की छूट मिलेगी, और 950 रुपए पर मंथ क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड सैलरी। ध्यान रखें, कोई भी एक्सपेंसेस इनकर करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन केस ऑफ पर्सनल अलाउंस। यहां पर आपको छूट मिलेगी ही मिलेगी, इसके लिए आपको एक्सपेंसेस इनकर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तीसरा जो अलाउंस बताया गया, स्पेशल कंपनसेटरी ट्रिबल एरियाज या फिर शेड्यूल एरियाज, एजेंसीज एरियाज। तो ये अलग अलग एरियाज है जहां पर लिस्ट दी गई मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो यहां पर अगर कोई एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयड है रिगार्डिंग ट्रिबल एरियाज और उनको मिल रहा है स्पेशल कंपनसेटरी अलावेंस, तो ऐसे में 200 रुपीज पर मंथ तक क्या है, एग्जम्प्ट है। तो मान लीजिए 600 रुपीज पर मंथ का अलावेंस मिलता है, उसमें से 200 रुपीज पर मंथ एग्जम्प्ट रहेंगे, बैलेंस 400 रुपीज पर मंथ क्या रहेंगे, टैक्सेबल रहेंगे अंडर द हेड सैलरी। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया, एनी अलावेंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉई वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम to meet his personal expenditure during his duties performed in the course of running such transport from one place to another, provided that such employee is not in receipt of daily allowance। तो डेली अलावेंस को हमने देखा था, ये कौन सा अलावेंस है, ऑफिशियल अलावेंस। तो बेसिकली यहां पर बताया गया है कि अगर मान लीजिए जो एम्प्लॉई है वो किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काम करता है, तो जो आपकी स्टेट रोडवेज होती है उसके अंदर अगर कोई एम्प्लॉई है जिसको अलावेंस दिया जाता है, तो ऐसे में वो जो अलावेंस है वो
70% ऑफ अलावेंस मैक्सिमम अप टू ₹10,000 पर मंथ तक एग्जम्प्ट रहेगा होल ऑफ इंडिया। कहीं पर भी वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रन कर सकता है। तो स्टेट रोडवेज जो रन करते हैं, तो वहां पर जो एम्प्लॉई है उनको अगर ऐसा कोई अलावेंस मिलता है, तो ऐसे में उनका जो अलावेंस है 70% ऑफ अलावेंस, मान लीजिए उनको अलावेंस मिलता है 15,000 रुपीज पर मंथ। ये जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन को रन करते हैं, और कई कई दिन तक इनकी जो ट्रेवलिंग है, इनकी जो जर्नी है वो चलती रहती है, तो इसलिए इनको अलावेंस दिया जाता है। तो 15,000 रुपए पर मंथ का इनको अलावेंस मिलता है, तो कहा गया 70% ऑफ 15,000 10,500 रुपए और मैक्सिमम 10,000 रुपए। तो इसका मतलब विच एवर इज लोअर, तो यहां पर मैक्सिमम छूट मिलेगी 10,000 रुपए की। और मान लीजिए अलावेंस मिला 12,000 रुपए का, तो ऐसे में 70% ऑफ 12,000 12,008,400 और 10,000 विच एवर इज लोअर, दैट मीन्स 8,400 की क्या मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी, और बैलेंस अमाउंट क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। हाँ, अगर ऐसे इंप्लॉय को अगर डेली अलावेंस मिलता है, तो ऐसे में ये जो अलावेंस है ये फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, इस पर कोई छूट नहीं मिलेगी। तो ट्रांसपोर्ट अलावेंस अगर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस अगर दिया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को रन करता है, तो ऐसे में 70% ऑफ द अलावेंस और 10,000 रुपीज विच एवरेज लोअर क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। और अगर इंप्लॉय को डेली अलावेंस भी मिलता है, तो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट अलावेंस क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। अगर ट्रांसपोर्ट अलावेंस दिया गया है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस दिया गया है जो ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, तो ऐसे में वो जो है सेक्शन 10 क्लोज 14 सब क्लोज 1 के तहत जो है एग्जम्प्ट रहेगा, जितनी अमाउंट वो एक्चुअली इनकर करेगा उस हद तक। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, तो अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस दिया जाता है, दैट मीन्स जो एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको स्टडी कराने के लिए उनको अलावेंस दिया जाता है, तो ऐसे में 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रंस जो है एग्जम्प्ट रहेगा। तो यहां पर 100 रुपए महीना एक चाइल्ड के लिए और मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक आप जो है एग्जम्पशन क्लेम कर सकते। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इनके 3 बच्चे हैं, ए, बी और सी, और इंप्लॉयर के द्वारा 150 रुपए पर मंथ इनटू 3 चाइल्ड्स 450 रुपीज पर मंथ जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस दिया जाता है मिस्टर एक्स को। तो ऐसे में यहां पर कितना एग्जम्प्ट रहेगा, कितना टैक्सेबल रहेगा, तो इसका मतलब 100 रुपीज ए के लिए, 100 रुपीज बी के लिए जो है वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स तक। तो सी के रिगार्डिंग एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, टोटल एग्जम्पशन मिलेगी 200 रुपीज पर मंथ। तो यहां पर जो टैक्सेबल रहेगा 150 ए के लिए, 150 बी के लिए, 150 सी के लिए। तो ए के रिगार्डिंग 100 रुपीज की एग्जम्पशन मिल जाती है, तो 50 रुपीज यहां टैक्सेबल रहेंगे, 50 रुपीज बी के केस में टैक्सेबल रहेंगे, और 150 रुपीज सी के केस में टैक्सेबल रहेंगे। टोटल टैक्सेबिलिटी रहेगी यहां पर 250 रुपीज पर मंथ। तो इस तरह आपको जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस के रिगार्डिंग जो है एग्जम्पशन दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, एनी अलावेंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट दी हॉस्टल एक्सपेंडिचर। हॉस्टल के रिगार्डिंग जो आपको अगर कोई अलावेंस दिया जाता है, तो ऐसे में 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो यहां पर भी 2 बच्चों तक आप मैक्सिमम हॉस्टल अलावेंस जो है क्लेम कर सकते हैं। यहां पर लिमिट दी गई है 300 रुपीज पर मंथ। तो जैसे आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस के रिगार्डिंग कैलकुलेशंस करेंगे, वैसे ही आप हॉस्टल अलावेंस के रिगार्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। फर्क कितना है, वहां पर लिमिट 100 रुपए पर मंथ दी गई है, यहां पर 300 रुपए पर मंथ की लिमिट दी गई है पर चाइल्ड। उसके अलावा कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलावेंस अगर कोई दिया जाता है, तो 2600 रुपए पर मंथ तक एग्जम्प्ट रहेगा, ओवर एंड अबाउट 2600 टैक्सेबल रहेगा। अगेन स्पेसिफाइड प्लेसेस है, तो रूल्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे, जिनमें आप देख सकते हैं किस किस एरिया के अंदर जो है यह अलावेंस दिया जा सकता है। मान लीजिए एम्प्लॉय को कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलावेंस दिया जा रहा है, लेकिन वो जो है स्पेसिफाइड प्लेसेस में कवर नहीं होता, तो ऐसे में वो क्या रहेगा, फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। अगर स्पेसिफाइड प्लेस के अंदर कवर होता है और कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलावेंस के नाम से अलावेंस दिया जाता है,
तो वह 2,600 रुपए तक एग्जम्प्ट रहेगा। इसी तरह कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, तो ये भी आपका स्पेसिफाइड प्लेसेस के केस में ही एग्जम्प्ट होगा। कितना? 1,000 रुपए पर मंथ। ओवर एंड अबव 1,000 रुपीज पर मंथ क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। एनी स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेटिंग इन एरियाज अवे फ्रॉम देयर परमानेंट लोकेशंस। तो जो आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑपरेशंस होते हैं उनके रिगार्डिंग कोई अलाउंस दिया जा रहा है तो 3,900 रुपए पर मंथ तक क्या रहेगा? एग्जम्प्ट रहेगा। बैलेंस जो होगा ओवर एंड अबव वो टैक्सेबल रहेगा। उसके अलावा एक अलाउंस दिया जाता था जो अब नहीं दिया जाता है। पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम से एक अलाउंस दिया जाता था। अभी अभी हमने ट्रांसपोर्ट अलाउंस को स्टडी किया था, लेकिन वो स्टडी किया था, डिस्कस किया था इन केस ऑफ जो एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को रन करता है। लेकिन यहां पर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो नॉर्मल व्यक्तियों के लिए, अदर देन जो है इंप्लॉइज जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में है उसके अलावा जो इंप्लॉइज बच जाते हैं उनके रिगार्डिंग यहां पर बात की गई है। यह जो अलाउंस था 1,600 रुपए पर मंथ तक एग्जम्प्ट था, लेकिन इसको अब डिलीट कर दिया गया है। दैट मींस आज की डेट में अगर किसी इंप्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जो पॉइंट नंबर 4 में कवर नहीं होता है तो ऐसे में वो टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल। हाँ, अगर वो ऑफिशियल अलाउंसेस के तहत कवर होता है टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन टूर और ट्रांसफर, तो इन दैट सिचुएशन जितना एक्सपेंसेस इनकर करेंगे उतना आपका एग्जम्प्ट होगा, बैलेंस टैक्सेबल रहेगा। उसके अलावा अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जा रहा है किसी इंप्लॉय को जो कि क्या है? डिसेबल है, जो कि क्या है? ब्लाइंड है, डीफ है, डम्ब है, अंधा है, बहरा है, और disabilities of lower extremities to meet his expenditure for the purpose of commuting between the place of his residence and the place of duty। तो उसके ऑफिस से लेकर घर तक जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसको दिया जाएगा वो 3,200 रुपए पर मंथ तक एग्जम्प्ट रहेगा। ओवर एंड अबव 3,200 3,200 वो जो है टैक्सेबल रहेगा। कोई अंडरग्राउंड अलाउंस दिया जाता है टू एन एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन अनकंजेनियल अननेचर क्लाइमेट इन अंडरग्राउंड माइंस। तो माइंस के अंदर जो काम करते हैं अंडरग्राउंड माइंस के अंदर, तो ऐसे में 800 रुपीज पर मंथ तक का जो है अलाउंस वो एग्जम्प्ट रहेगा। एनी स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ हाई एल्टीट्यूड अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेटिंग इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज। तो जो आर्म्ड फोर्सेस है वो जो अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज, तो ऐसे में अगर जो एल्टीट्यूड है वो 9,000 से लेकर 15,000 फीट तक है, जो ऊंचाई है वो 9,000 से लेकर 15,000 फीट तक है, तो ऐसे में 1,060 रुपए पर मंथ, और अगर 15,000 फीट से ज्यादा है तो 1,600 रुपए पर मंथ क्या रहेगा? एग्जम्प्ट रहेगा। उसके अलावा एनी स्पेशल अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन द नेचर ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस। तो ऐसे में अगर ऐसा कोई अलाउंस दिया जाता है हाईली एक्टिव फील्ड एरियाज के नाम से तो वो 4,200 रुपए पर मंथ एग्जम्प्ट रहेगा। तो ये बेसिकली पर्सनल अलाउंसेस है। इनके अलावा अगर और कोई पर्सनल अलाउंस आपको मिलता है तो वो क्या रहेगा? फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। तो कोई टिफिन अलाउंस, कोई मेडिकल अलाउंस, वो क्या रहेगा? फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। छूट मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी सिर्फ उन्हीं अलाउंसेस के रिगार्डिंग जो आपके यहां पर कवर होते हैं। तो आई होप अलाउंसेस के रिगार्डिंग ऑफिशियल अलाउंसेस और पर्सनल अलाउंसेस में क्या डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा। ऑफिशियल अलाउंसेस आपको ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, और उस केस में जितना एम्प्लॉय एक्सपेंस इनकर करेगा एक्चुअली उतने की छूट मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी, बैलेंस पोर्शन टैक्सेबल रहेगा। लेकिन जो पर्सनल अलाउंसेस है उनको स्पेसिफाई किया गया है, अगर उन स्पेसिफाइड अलाउंसेस के अंदर से आपको कोई अलाउंस मिलता है तो जितनी छूट उस अलाउंस के लिए दी गई है वो आपको अलाउड की जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर। तो जो आप एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर करेंगे उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है इन केस ऑफ पर्सनल अलाउंसेस। ऑफिशियल अलाउंसेस के लिए रेलिवेंस है, वहां पर आप जितना एक्चुअली खर्च करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे एम्प्लॉय को, उतने की छूट आपको मिल जाएगी। तो ये थे पर्सनल अलाउंसेस और स्पेशल अलाउंसेस। उसके अलावा फॉरेन अलाउंसेस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई ऐसा अलाउंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, यह जो है फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। तो कोई अलाउंस
और इवन परक्विजिट्स भी जो है वो अगर दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो ऐसे वो फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। हाँ, अगर कोई अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अगर कोई पे करता है तो वो टैक्सेबल होगा। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कोई व्यक्ति जो सर्विसेज आउटसाइड इंडिया रेंडर करता है तो ऐसे में उसको जो सैलरी मिलती है वो तो फुल्ली टैक्सेबल रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। लेकिन जो अलाउंसेस मिलेंगे, जो परक्विजिट्स मिलेंगे, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो अलाउंसेस और परक्विजिट्स एग्जम्प्ट रहेंगे, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो अलाउंसेस और परक्विजिट्स भी टैक्सेबल होंगे अलोंग विद सैलरी। तो यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, मिस्टर एक्स है, ही इज एन आईएफएस एंड इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, is getting medical allowance, servant allowance, education allowance, some other allowances outside India and is posted in USA in Indian embassy। तो एक भारतीय राजदूत है जो यूएसए के अंदर इंडियन एम्बेसी में उनको पोस्ट किया गया है। All these allowances are fully exempt from income tax under section 10 clause 7। Similarly, any perquisites allowed to such employees shall be fully exempt। तो कोई perquisites भी मिलती है तो वो भी fully एग्जम्प्ट रहेगी। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है वो यूएसए के अंदर किसी प्राइवेट डिपार्टमेंट के अंदर जो है उनको पोस्ट किया गया होता और जो है जो सैलरी दी जा रही है वो एक इंडियन कंपनी के द्वारा दी जा रही है जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। तो ऐसे में जो अलाउंसेज है, चाहे वो मेडिकल अलाउंस है, सर्वेंट अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस है, वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। उसके अलावा एनी अदर अलाउंसेज, इनके अलावा जो भी अलाउंसेज बच जाते हैं, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, कैश अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, वो क्या रहेंगे? फुल्ली टैक्सेबल, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो बेसिकली आपको अलाउंसेस के रिगार्डिंग एक बात का ध्यान रखना है कि स्पेसिफिकली एचआरए के रिगार्डिंग एग्जम्पशन मिलती है सेक्शन 10 क्लोज 13A के अंदर। उसके अलावा जो अलाउंसेस है हमें देखना होगा वो ऑफिशियल अलाउंसेस है या फिर पर्सनल अलाउंसेस। अगर ऑफिशियल अलाउंसेस है तो जितना एक्सपेंसेस आप इनकर करेंगे उतने की आपको छूट मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी, बैलेंस पोर्शन जो है टैक्सेबल रहेगा। अगर पर्सनल अलाउंस है तो हमें फिर से देखना होगा क्या वो पर्सनल अलाउंस रूल 2BB के अंदर कवर्ड है। अगर वो रूल 2B के अंदर कवर्ड है तो जितनी लिमिट दी गई है उतने की एग्जम्पशन मिलेगी, बैलेंस टैक्सेबल रहेगा। अगर वो रूल 2BB में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, रूल 2B के अंदर उनको मेंशन नहीं किया गया है, तो वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। और लास्ट, कोई भी अलाउंस, कोई भी परक्विजिट्स अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दिए जा रही हैं जो इंडियन सिटीजन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसको ये सैलरी, ये अलाउंसेस, ये परक्विजिट्स दिए जा रहे हैं, तो ये जो अलाउंसेस और परक्विजिट्स हैं ये फुल्ली एग्जम्प्ट रहेंगे और जो सैलरी है वो टैक्सेबल रहेगी।